डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूँ राकेश, आपका मेडिकल एडमिशन काउंसलर। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट आने के बाद सबके मन में यही सवाल है कि एमबीबीएस की जो काउंसलिंग होती है उसका ब्राउचर कैसा होता है, उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है। तो जुड़े रहिए हमसे और इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में सब कुछ। तो शुरू करते हैं। नीट यूजी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, ये जितनी भी कोर्सेस हैं इन सब की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है और इनका प्रॉपर एक ब्राउचर निकलता है जो करीब 70 से 75 पेज का होता है। तो मोटा मोटी जो उसके अंदर बातें होती हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा ताकि आप अभी से तैयार हो सके कि उस काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं और स्टूडेंट भी कॉल करते हैं और अपनी बातों को बताते हैं कि सर किस तरीके से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस तरीके से गवर्नमेंट में एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से बीडीएस के लिए काउंसलिंग करनी है, कुछ बच्चे किस तरीके से वेटनरी के लिए काउंसलिंग करनी है। मैं जहाँ तक संभव हो पाता है उनकी भरपूर सहायता करता हूँ और उनको अच्छे से गाइड करता हूँ। फिर भी अगर आप पेरेंट्स या बच्चे जो खुद से काउंसलिंग नहीं कर सकते, वो चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उसमें आप सबने सुना होगा कि राउंड 1 होता है, राउंड 2 होती है, मॉप अप राउंड यानी राउंड 3। उसके बाद अगर सीटें वैकेट रह जाती है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, और उसके बाद भी सीटें वैकेट हो जाती है तब स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 होता है। तो इस सब के बारे में आपकी जो जिज्ञासा है कि सर ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्ट्रे वैकेंसी राउंड एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, इनमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, रूल्स क्या होते हैं, ताकि हमारा जो सिक्योरिटी फी है वो फोरफिटेड ना हो जाए या आपकी एक गलती आप पे भारी पड़ सकती है कि आप नेक्स्ट ईयर नीट 2026 का एग्ज़ाम ही ना दे पाएँ। तो ये सब कुछ हम बताएँगे। तो सबसे पहले देखते हैं राउंड 1। अब राउंड 1 में क्या होता है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से कि सबसे पहले तो ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो www.mcc.nic.in वेबसाइट है। उनकी जो अपडेट होगी इस साल के लिए उस पे आपको जाना होता है और वहाँ पे आपको जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है सबसे पहले काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आपको जो रिक्वासाइड फ़ी है उसको पे करना होता है और जो फ़ी कितना लगता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी और काउंसलिंग फ़ी, किस कैटेगरी के बच्चे को कितना अमाउंट पे करना होता है उस समय ऑनलाइन, वो सारी बातें मैंने अपने प्रीवियस यूट्यूब वीडियो में बता रखा है। तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब जैसे ही आप फ़ी पे कर देते हैं उसके बाद आप चॉइसेस भर सकते हैं और अपने जो चॉइस आपने भरा है उसको देख सकते हैं। चाहे तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी चॉइस को जो आपने कॉलेज ऑप्ट किया है उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं और टिल एक डेट उनका होता है उस तारीख तक करना होता है और उसके बाद वो चाहे तो आप खुद ही लॉक कर सकते हैं, नहीं तो स्वतः ही वो जो चॉइस फिलिंग वाली बात है वो लॉक हो जाती है। अब आपके मन में भी ये होगा कि सर हमने एक भी चॉइस नहीं भरी तो क्या मुझे कॉलेज अलॉट होगा? जी नहीं, आपको कॉलेज अलॉट होने के लिए चॉइस भरना जरूरी होता है। अब फर्स्ट राउंड में क्या होगा, या तो जैसे ही आपने चॉइस भरा और मान लीजिए कि आप जनरल के हैं और आपका रैंक है 20,000 रैंक है और आपने भर दिया पहले ही दिन, पहले राउंड में पहला कॉलेज डाल दिया पीएमसीएच पटना या एम्स पटना या आईजीआईएमएस पटना। अब आपको भी मालूम है कि ये कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला। हो सकता है
किसी और कैटेगरी का बच्चा है उसे शायद मिल जाए। तो फर्स्ट राउंड सीट में क्या होगा, या तो आपकी जो सीट है वो राउंड वन में अलॉट होगी, राउंड वन में सीट अलॉट होगी या नहीं होगी। दो केस हो सकते हैं, या तो होगी या नहीं होगी। अब पहले हो गई तो उसके बारे में बात करते हैं, फिर नहीं हुई तब क्या एक्शन लेना होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने पीएमसीएच पटना भरा और आपको वो सीट अलॉट हो गई तो क्या करना है, सबसे पहले आपको उस जो अलॉटमेंट लेटर है उसे डाउनलोड करना होता है, और जो पीएमसीएच पटना है उसमें एडमिशन की प्रक्रिया जाकर पूरी करनी होती है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपडेशन करना है, मुझे अपग्रेड करना है, मुझे और बेहतर कॉलेज में जाना है, तो तब आप वहाँ पे अपग्रेड के लिए उनको बोल सकते हैं। या तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे पीएमसीएच लेना ही नहीं है पहली बार में, जो फर्स्ट टाइम में अलॉट हुआ, तब आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप उसको फ्री एग्जिट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे फ्री एग्जिट, ये देखिए, ये फ्री एग्जिट, आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्री एग्जिट हो जाएंगे, या तो आप अपग्रेड करेंगे और राउंड टू के लिए चले जाएंगे कि मुझे राउंड टू में सीट लेनी है। अब ये तो हो गई बात कि आप को सीट अलॉट हो गई है और आप अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, तो राउंड टू में आप फिर से आपको जो सीट चाहिए आपको जिस भी कॉलेज में, उसके लिए चॉइस फिलिंग करनी होगी। और या आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे जो पीएमसीएच मिल गया वही बहुत अच्छा है, तब वहीं पे आपकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और आप अगले राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे। आपकी सारी एडमिशन की प्रक्रिया वहीं प्रोसेस पूरी हो जाएगी। अब आपके साथ ये भी हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट ना हो। उस केस में क्या होगा कि आपकी जो फ्रेश जो आपने कॉलेजेस चॉइस फिलिंग में भरी थी राउंड वन में, आपको सीट अलॉट नहीं हुई, तो जब राउंड टू के लिए विंडो खुलेगी तब उस समय आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और राउंड टू के रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और उस समय एक और बात है कि आपने जो ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, आपने ऑलरेडी काउंसलिंग फी दे रखी है, तो दोबारा ये करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं राउंड टू पे। राउंड टू में क्या होगा, दो टाइप के बच्चे होंगे। पहला टाइप, जिस बच्चे को पीएमसीएच पटना अलॉट हो गया था और वो बच्चा अपग्रेड करके, अपग्रेड चाहता था और अपग्रेड करके उसने चॉइस फिलिंग फिर से कर दी राउंड टू के लिए। अब क्या होगा, अगर उस बच्चे का दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है तब उस बच्चे को दूसरे कॉलेज में जाना होगा। अब वो बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता कि सर मैं पटना में ही पढ़ूंगा, आई मीन कि पीएमसीएच पटना में ही पढ़ूंगा, और मुझे जो कॉलेज किसी साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया स्टेट में या यूपी का कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो वहाँ नहीं जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपको वहाँ पे जाना ही होगा अगर आपका अपग्रेड हुआ है तो। अब एक केस और हो सकता है कि आपको सीट तो अलॉट हुई बट आप वहाँ पे जाना ही ना चाहें, क्योंकि वो पीएमसीएच पटना से अच्छा, मतलब कॉलेज पीएमसीएच पटना आपको अच्छा लगने लगा अब, और बाद में जो आपको कॉलेज मिले वो किसी साउथ का कॉलेज है, क्योंकि चॉइस फिलिंग आपने ऐसे करी थी। तब क्या होगा, आप उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट ही नहीं करेंगे अगर आपको वो कॉलेज नहीं लेना है। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आपने जो सिक्योरिटी फ़ी जमा की थी 10,000 रुपये की फॉर जनरल, और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी थी, रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगी, और जो सिक्योरिटी फ़ी थी 10,000 रुपीज़ जनरल के लिए, वो अमाउंट आपका फोरफिटेड हो जाएगा। मतलब सरकार इसको जब्त कर लेगी, लेकिन आप फर्दर राउंड में भाग ले पाएंगे। अब क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको राउंड टू में कॉलेज जो मिला था और आप एडमिशन उसमें ले लेना चाहते हैं,
तो आप उस कॉलेज में जाएंगे और अपनी एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे। अब आप चाहेंगे कि नहीं, मुझे और भी अपग्रेड करना है, आगे भी मुझे और बेहतर कॉलेज मिल जाए, इसके लिए मुझे अपग्रेड में जाना है। तब वो आप वहाँ भी जाके अपग्रेड के लिए राउंड 3 में और अपग्रेड के लिए आपको जा सकते हैं, लेकिन राउंड 3 में अपडेट के लिए जा सकते हैं। अब दूसरा केस हो सकता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिस बच्चे ने किया था, या जो चॉइस फिलिंग जिसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, उसके साथ क्या हो सकता है कि सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाए, तब तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि उस बच्चे को सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिले। अब नहीं मिले तो क्या करना है? कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड्स फर्दर राउंड्स अनाउंसमेंट्स। अब जो आगे होगी मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये होती है टोटल प्रक्रिया। अब राउंड 3 में, अब राउंड 3 में 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके बच्चे आते हैं, जिन्हें राउंड 1 में और राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना ही नहीं था, वो ज़्यादा स्मार्ट बच्चे होते हैं। और दूसरे वो बच्चे जो जिनको राउंड 1 राउंड 2 दोनों में कॉलेज नहीं मिला, वो उस समय क्या करेंगे? राउंड 3 में जो सेम राउंड 3 में जब जब आपने राउंड 2 का चॉइस फिलिंग किया था, वो नल एंड वाइड हो जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी और आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब राउंड 3 में क्या होगा? सीट अलॉट हो जाएगा। अगर आपका हो गया तो क्या करना है? रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। आपको उस कॉलेज में जाना होगा और जो भी एडमिशन की प्रक्रिया है, वहाँ पे आपको अपनी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी और आप उस कॉलेज को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन अलॉटेड कर कॉलेज। वंस ज्वाइंड, कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। अब ये ध्यान देने वाली बात है, राउंड 3 में आपने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, तब आप अपग्रेड के लिए नहीं जा सकते और उस सीट से रिजाइन भी नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि आप राउंड 2 से राउंड 3 में आए हो अपग्रेड करके और आपको सीट मिल गई हो। उस केस में क्या करना होगा आपको? इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2 सीट। अगर आपको पहले पीएमसीएच पटना मिला था तब राउंड 2 में, तब आपको क्या करना होगा कि राउंड 3 में जैसे ही आपको नया कॉलेज अलॉट होता है, तो सबसे पहले आपको पीएमसीएच पटना में जाना होगा और वहां से आपको रिलीविंग लेटर लेना होगा। वहां से आप रिलीविंग लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपना ले लेंगे और उन सबको लेके रिक्वेस्ट फी लेके आप राउंड 3 वाले कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करेंगे और अपने एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी करेंगे। अब हो सकता है कि आपको राउंड 3 में कोई सीट ना मिले, आपने जो चॉइस भरी उसके अनुसार आपको सीट नहीं मिले, या आपका रैंक इतना नीचे था कि आपको कोई सीट नहीं मिले। अब नहीं मिले तो क्या? तब आप एलिजिबल फॉर स्ट्रे राउंड, तब आप एलिजिबल फॉर स्ट्रे राउंड रहते हैं, आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको सीट मिली थी, आपको सीट मिली राउंड 3 में, है ना? आपको सीट मिल गई और आपको मिल गया, लेट्स सी कि जीएमसी पूर्णिया अलॉट हो गया। अब जीएमसी पूर्णिया अलॉट हो गया तो अब आप क्या करेंगे? आपने चॉइस फिलिंग ही ऐसी करी थी, आपको जीएमसी पूर्णिया अलॉट हो गया। उस केस में आप क्या करेंगे कि आप अगर ज्वाइन नहीं करते हैं उस कॉलेज को जाकर, आपको भी मालूम है कि राउंड 3 में कॉलेज एक बार ज्वाइन कर लिया तो कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड एंड रिजाइन। अगर आपने पूर्णिया ज्वाइन कर लिया, तब आप ना ही अपग्रेड के लिए जा सकते हैं, ना ही उस सीट से रिजाइन कर सकते हैं। उस समय क्या होगा? तब आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि एग्जिट विथ फोर फ्यूचर एंड एलिमिनेशन, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। आपका जो सिक्योरिटी मनी था वो भी जब्त हो जाएगा और आप
किसी भी राउंड्स में पार्टिसिपेट, फर्दर जो राउंड्स होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 एंड 2, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब कुछ बच्चे खुद से काउंसलिंग करते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस देख के काउंसलिंग करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, सब कुछ अच्छे से जान लिया है, तब आप खुद से काउंसलिंग कर लीजिए, वेल एंड गुड। बट मैं साथ में ये भी कहता हूं कि अगर आपको चीज़ों की समझ नहीं है, क्योंकि बच्चे कोटा जाकर पढ़ाई करते हैं या पटना के किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होती। उन्हें बस इतना पता होता है मोटा मोटी कि ऐसे ऐसे चॉइस फिलिंग कर देना है बस। लेकिन एमबीबीएस सीट पाना बस चॉइस फिलिंग की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अगर आप हमसे अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप मेरी पेड जो काउंसलिंग है उसके बारे में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है उसमें भी सहायता करता हूं। अगर आपका लो स्कोर है, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है, 144 एंड एबव भी है और आप सक्षम हैं, तो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मैनेजमेंट कोटे के थ्रू संभव है और हम आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है उसे पूरा करके दिखाएंगे। अब स्ट्रे राउंड की बात। स्ट्रे राउंड में क्या होगा? स्ट्रे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन से बच्चे कर सकते हैं? जिन्हें किसी भी राउंड में कॉलेज ना मिला हो, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने उस 1 2 3 राउंड, जो जितने भी राउंड हुए थे मॉप अप राउंड तक, उसमें पार्टिसिपेट ही ना किया हो। या वैसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनका जो सिक्योरिटी मनी था वो फोरफिट हो गया था, अब वो दोबारा से सिक्योरिटी फी दे के फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आ रहे हैं। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होगा? फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। अब चॉइस फिलिंग करते समय भी ध्यान रखने वाली बातें होती है कि उस समय कितनी सीटें किस कोटे की किस कॉलेज में अवेलेबल है, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। मान लो कि आपने भर दिया कि मुझे एनएमसीएच पटना में कॉलेज सीट लेनी है। अब आप हैं यूआर के और यूआर की एक भी सीट उसमें खाली नहीं है, तब आपको सीट नहीं मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब स्ट्रे राउंड में क्या होता है? स्ट्रे राउंड में आपने सीटें भरी, चॉइस फिलिंग की, अब हो सकता है कि आपको सीट मिल जाए। अब मिल जाए तो क्या है, बहुत ही अच्छी बात है, आप लड्डू बांटिए और उस कॉलेज में जाकर ज्वाइन कीजिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे लेके जाइए, फी पे करिए और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। हो सकता है कि आपको कॉलेज अलॉट हो और आपने ज्वाइन ही नहीं किया। नहीं, मुझे तो ये कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो भागलपुर मिल गया है, मुझे भागलपुर नहीं जाना है, तो मुझे ये कॉलेज लेना ही नहीं है। उस केस में क्या होगा? आपकी जो फी पे करी थी आपने सिक्योरिटी मनी, वो तो जाएगी ही, साथ में आप 1 साल के लिए नीट के एग्ज़ाम से वंचित हो जाएंगे। मतलब 2026 का एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे अगर आपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अलॉट हुई सीट को छोड़ दिया। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है। हो सकता है कि आपको कॉलेज अलॉट हो ही नहीं, स्ट्रे राउंड में भी आपको कॉलेज नहीं मिले, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग ऐसी करी थी कि आपको कोई भी सीट ना मिले। तब आपको क्या करना पड़ता है? तब आपको फ्रेश वापस से, अगर सीटें खाली रह जाती है, तब आप स्ट्रे राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये जो काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के जो चरण होते हैं, 5 चरण लगभग, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब एक चीज़ और होगी साथ में, एक तरफ तो ऑल इंडिया कोटे के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी और दूसरी तरफ उसी के 1-2 दिन बाद या उसी हफ्ते में क्या होता है कि जो बिहार की अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसिल है,
वो भी अपने काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर देता है और बच्चा अब कन्फ्यूज कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वो बच्चा ऑल इंडिया कोटे में भी सीट के लिए अप्लाई करता है और बिहार के लिए भी सीट के लिए अप्लाई करता है। अब आपको शायद मालूम हो कि ऑल इंडिया कोटे की जो सीट अलॉटमेंट होती है, उसका रिजल्ट पहले आएगा। आपको जो अलॉटमेंट लेटर है वो पहले आ जाएगी और उसके बाद नॉर्मली बिहार के लिए जो सीट अलॉटमेंट अगर आपको होता है तब वो आता है। अब ऑल इंडिया कोटे में आपको सीट मिल गई और मान लीजिए कि आपको साउथ इंडिया का कोई कॉलेज मिल गया और उसकी जो रिपोर्टिंग डेट थी कॉलेज में जाने की वो है 5 तारीख। वो आपको 5 से लेके 8 अगस्त तक या सितंबर तक आपको एडमिशन लेना है। अब आपने बिहार के लिए जो काउंसलिंग निकली थी यूजी मैक वाली, उसको भी फिल किया था, उसका भी रिजल्ट आ गया, उसमें भी आपको कॉलेज अलॉट हो गया, है ना। और उसकी जो डेट्स हैं वो है 10 तारीख को। अब आपको पता कब चलता है, जो रिजल्ट आती है वो 9 तारीख को। तो 5 से 8 के बीच में आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे कि मुझे क्या एडमिशन ले लेना चाहिए राउंड 1 की सीट पे, या मुझे छोड़ देना चाहिए, फ्री एग्जिट हो जाना चाहिए, या बिहार का वेट करूं, या बिहार का वेट करूं तो अगर सीट मुझे ना मिले तो तब मैं क्या करूंगा। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे उलझन उस समय बच्चों के मन में आते हैं। तो इन बातों का ध्यान आपको रखते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया में आगे पार्टिसिपेट करना है। मैं हमेशा कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से कीजिए, नहीं तो एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, वो आपकी पूरी सहायता करते हैं। अब कई जो पटना के यूट्यूबर हैं, पटना के कई सारे लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी के जो पेड काउंसलिंग चलाते हैं, वो हमेशा हमसे बोलते हैं कि सर आपने बहुत ही नॉमिनल फ़ी रखा हुआ है काउंसलिंग के लिए, ये तो हमारी सर्विसेज के लिए ठीक नहीं है, आप थोड़ा फ़ी बढ़ाइए क्योंकि हमारा फ़ी ज़्यादा है, आपने बिल्कुल ही कम कर रखा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी जो एम है, मेरा जो मुख्य एम ये है कि मैं उन बच्चों की मदद कर सकूँ, जो बच्चे उतने सक्षम नहीं हैं काउंसलिंग फ़ी देने में। या कुछ पेरेंट्स जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको भी पता होगा कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए लगभग 2 लाख रुपए की राशि एज ए काउंसलिंग फ़ी, और कोई-कोई तो पौने 3 लाख रुपए तक की काउंसलिंग फ़ी के नाम पे लेते हैं। मैं बहुत ही नॉमिनल चार्ज करता हूँ और उन पेरेंट्स को पूरा विश्वास देता हूँ कि 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आपको कॉलेज मिल जाए। बट हाँ, 99% गारंटी होती है हमारी। और जो पैसे हैं, जो काउंसलिंग फ़ी है, उसका जो अमाउंट है, अगर इन केस किसी भी कारणवश बच्चे का कॉलेज एडमिशन नहीं हो पाया, तो मैं 80% राशि उनको वापस करने का वचन दे रहा हूँ। और वचन देता भी हूँ, जो भी पेरेंट्स हमसे जुड़ते हैं, उनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो राशि है वो सुरक्षित है, आप टेंशन नहीं लीजिए। वो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि सर हो जाएगा तो हम अपनी मर्ज़ी से और पैसे दे देंगे। हम हमेशा बोलते हैं कि सर जो भी है हमारा उद्देश्य आपकी सहायता करना है। अब जो बच्चे बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी सहायता उपलब्ध है। और कुछ बच्चे जो आर्थिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर हैं, जो जिनके पेरेंट्स काउंसलिंग फ़ी पे नहीं कर सकते, उनके लिए अगर वो सच में सक्षम नहीं है काउंसलिंग फ़ी पे करने में, तो उनके लिए फ्री सर्विस, उनकी हम फ्री सहायता करने के लिए तैयार हैं। बाकी अगर आपके भी मार्क्स बहुत ही कम आए हैं और आप चाहते हैं कि प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले और आपके जो पेरेंट्स हैं वो सक्षम हैं इसमें, तब आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं और इसमें मैं 100% आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, वो भी नॉमिनल फ़ी पे। अब
आप सबको हमारा सादर आभार, अभिनंदन, प्रणाम, जय बिहार। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।